डेट है आज 22 मार्च 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। इन टॉपिक के बाद कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर न्यूज में रहे हैं। कई सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है सृजन पोर्टल। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सृजन पोर्टल किस लिए है बस आपको ये जानना है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। इसमें देखो आत्मनिर्भर भारत के अंडर ही ये अनाउंसमेंट की है कि जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें इंडिया अभी इंपोर्ट करता है डिफेंस के लिए, जैसे मान लो कोई हथियार है, वीपन्स है, कोई गन है, आर्म्स है, तो ऐसे वीपन्स वगैरह डिफेंस के इक्विपमेंट जो डिफेंस के लिए काम में आते हों, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, इक्विपमेंट को हमारे इंडिया में बनाया जाए। तो ये पोर्टल क्या काम करेगा? इंडिजिनाइजेशन पोर्टल है ये। यानी कि इंडिजिनाइजेशन का मतलब ये है हम उन्हें डोमेस्टिकली बना सकें अपने घर में। अपने घर का यहाँ मतलब है देश, अपने देश में ही प्रोड्यूस कर सकें। ये इन्फॉर्मेशन देगा ये पोर्टल। पोर्टल का मतलब तो आप समझते हो। पोर्टल मतलब ये समझ लो इंटरनेट पे एक वेबसाइट है, उस पे बना होगा ये। एक मान लो ये इस तरह से विंडो बन जाएगी साइट पे ही, वो हो गया पोर्टल। तो जो ये पोर्टल है सृजन पोर्टल, ये इन्फॉर्मेशन देगा कि प्राइवेट सेक्टर को कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट को इंडिजिनाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम बना सकते हैं अपने देश में ही, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो एक तरह से ये जॉइंट वेंचर होगा जो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बनाती हैं इक्विपमेंट वगैरह उनके लिए। तो ये पोर्टल देखो, जो भी जैसे मान लो ये डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये देखो गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं जो डिफेंस के लिए बनाती हैं इक्विपमेंट वगैरह, वो डीपीएसयू या ओएफबी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, या फिर सर्विस हेडक्वार्टर है डिफेंस का। ये डिस्प्ले करेंगे ऐसे आइटम को इस पोर्टल पे, बताएंगे कि ये आइटम है जिनको हम इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर जिनको इंपोर्ट करने जा रहे हैं। तो इनको हमारी इंडियन इंडस्ट्री किस तरह से बनाएगी, उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि ये हमें आइटम बनाने और इनको अपने देश में ही प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट टॉपिक है, और याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये पोर्टल है। नेक्स्ट टॉपिक है नफेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। जीएस पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है और 1 में भी पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है। नफेड की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली देखो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है ये मंत्रालय, जो कृषि मंत्रालय, इसके अंडर ही काम करता है नफेड। याद रखना नफेड किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। इसी ने कहा है नफेड को, ये नफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये समझ लो। इसको कहा है कि भाई साहब देखो यूनाइटेड नेशन ने पूरे वर्ल्ड में 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया हुआ है। और मिलेट आप जानते हो क्या होता है? देखो इस साल मिलेट पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। 99% तो प्रीलिम में आएगा और 100% मेंस में आएगा। ये लिखवा के ले लो आप मुझसे। तो मिलेट क्या होता है जानते हो आप? मिलेट मोटा अनाज, जैसे इसमें ज्वार, बाजरा, रागी ये सब आते हैं मिलेट में। स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है, आप इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके जीएस पेपर 3 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके लेक्चर देख सकते हो मिलेट के बारे में डिटेल से। तो जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 का डिक्लेयर किया हुआ है, इसको प्रमोट करो, ये नफेड से कहा है कृषि मंत्रालय ने, इसलिए ये न्यूज में आया। तो हमें इसमें जानना है नफेड क्या है। मिलेट के बारे में आप डिटेल में उस लेक्चर में देख सकते हो, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो नफेड एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग करती है जो भी कृषि में उत्पादन किया जाता है हमारे इंडिया में, उसकी मार्केटिंग का काम किसका है? नफेड का। अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये 2 अक्टूबर 1958 को बनाई गई थी ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रमोट किया जा सके, इसकी ट्रेड को, व्यापार को, और फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं जो हमारे जितने भी हमारे जंगलों में रिसोर्सेज, संसाधन वगैरह मिलते हैं, रिसोर्सेज, उनको भी प्रमोट किया जा सके। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है, इसके अंडर ये रजिस्टर है। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये भी, नफेड भी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और रीजनल ऑफिस हैं, 4 रीजनल ऑफिस हैं। दिल्ली में, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में रीजनल ऑफिस है, और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। 28 इसके जोनल ऑफिस भी हैं स्टेट की कैपिटल में।
और इम्पोर्टेंट सिटीज़ में इसके जोनल ऑफिस भी हैं। तो इतना आपको याद नहीं रखना, बस हेड क्वार्टर या आपको याद होना चाहिए कि हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और क्या क्या इसके फंक्शन हैं, देखो एक तो ये ऑपरेशन ग्रीन है जो, उसको भी ये इम्प्लीमेंट करती है। ऑपरेशन ग्रीन का मकसद ये है 2022 तक फार्मर की इनकम को डबल करना था, लेकिन 2022 निकल गया और फार्मर की इनकम डबल हुई नहीं है। कागज़ों में हो गई होगी भाई साहब, लेकिन हुई नहीं है। तो ये टारगेट निकल चुका है। लेकिन ऑपरेशन ग्रीन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्या है ऑपरेशन ग्रीन, इसके बारे में भी जानेंगे। और देखो जो नफेड है एफसीआई के साथ मिलके, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके, ये बहुत सारी फसलों को प्रोक्योर करती है, मतलब किसानों से लेती है। जैसे ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड्स मतलब जैसे सरसों होगी, मूंगफली होगी, जिनसे तेल बन सकता है, तिल हो गया, इस तरह की जो ऑयल सीड्स हैं इनको लेती है। पल्सेस दाल, कोपरा, ये भी एक फसल है, क्रॉप, इसको लेती है प्राइस सपोर्ट सिस्टम के अंडर। और ऑपरेशन ग्रीन क्या है, 2018-19 के बजट में ये अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ग्रीन। ये स्कीम ऑपरेशन ग्रीन ऑपरेशन फ्लड के साथ ही, मतलब ऑपरेशन फ्लड जैसे लॉन्च किया था ना 1970 में, वाइट रिवॉल्यूशन लॉन्च की थी 1970 में, वाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति बोलते हैं हिंदी में, श्वेत क्रांति। क्या है ये वाइट रिवॉल्यूशन 1970 में, जानते होंगे आप। हमारे देश में मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने के लिए, दुग्ध उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये लॉन्च किया था वाइट रिवॉल्यूशन। अच्छी क्वालिटी पे ध्यान दिया, जो भैंस या गाय हैं जो दूध देती हैं, ऐसी जो नस्लें हैं लाइव स्टॉक की, पशुओं की, उन पे ध्यान दिया गया और दूध का उत्पादन बढ़ाया। और इतना बढ़ाया कि हम दूध में सेल्फ सफिशिएंट बन गए और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हम ही प्रोड्यूस करते हैं। हम का मतलब हमारा नेशन यानी कि देश प्रोड्यूस करता है ये दूध। और अभी देखो पर कैपिटा जो है अवेलेबिलिटी दूध की कितनी है, ये 444 ग्राम पर डे, एक आदमी के लिए इतना दूध उत्पादन करते हैं हम, कि अगर पर कैपिटा भी बांटे हम दूध को, यानी कि एक आदमी को बांटे तो 444 ग्राम पर डे एक आदमी दूध पी सकता है, इतनी हमारे पास अवेलेबिलिटी है दूध की। तो वाइट रिवॉल्यूशन के अंडर ही ये ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया था, ताकि दूध को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सके। और इसी की लाइन पे ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया है, 500 करोड़ अलोकेट किए हैं इसके लिए, ऑपरेशन ग्रीन के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेशन ग्रीन का, देखो एक तो ये फार्मर की इनकम को डबल करना। और इसमें किया क्या जाता है, कैसे डबल किया जाता है, इसमें देखो टॉप में आता है टमाटो, ऑनियन और पोटैटो, यानी कि टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों ज़्यादा ना बढ़े ना ज़्यादा घटे। इनकी वॉलेटिलिटी है, यानी कि प्राइस की वॉलेटिलिटी है, ये ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा घट जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हो या कंज्यूमर को नुकसान हो, ज़्यादा प्राइस बढ़ गया तो इसकी सप्लाई को स्टेबलाइज करने का इसका मेन मकसद है। और इसमें बाद में देखो और भी कई सारी फसलें डाल दी गई थी। स्टार्टिंग में टॉप से स्टार्ट किया था ये, टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो से, क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं जो बहुत ही असेंशियल आइटम है और जल्दी ख़राब होने वाले आइटम भी हैं ये। अगर इनका स्टोरेज अच्छे से नहीं किया गया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने चलेंगे, ख़राब हो जाएंगे। टमाटर तो को बहुत ही कम दिन चलता है, बल्कि प्याज और आलू काफ़ी दिन तक चल जाते हैं अगर स्टोरेज अच्छे से की जाए। नेक्स्ट टॉपिक है लेटर ऑफ कंफर्ट। ये देखो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए। क्या है लेटर ऑफ कंफर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सेंट्रल पीएसयू को, सेंट्रल जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनको कहा है कि आप देखो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के आधार पे लेटर ऑफ कंफर्ट इशू करो। तो क्या है लेटर ऑफ कंफर्ट, ये समझ लो एक लेटर ही है। लेटर का मतलब ये किस तरह का लेटर है, ये गारंटी देता है। किस चीज़ की गारंटी देता है, ये गारंटी देता है अगर कोई मान लो कंपनी है, वो लोन लेना चाहती है किसी बैंक से और उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी एक लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कर दे, तो उसे एक तरह से मॉरल गारंटी समझा जाएगा, लेकिन लीगल गारंटी नहीं। मॉरल और लीगल गारंटी में क्या फ़र्क है जानेंगे। देखो लेटर ऑफ कंफर्ट एक ऐसा लेटर है जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को इशू किया जाता है। लैंडिंग इंस्टीट्यूशन मतलब जो उधार देता है पैसा, कोई भी हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो लैंडिंग करता हो, उधार देता हो, मनी उधार देता हो। तो कंपनी का कोई स्टेक होल्डर भी जारी कर सकता है इसे, या कोई कंपनी है,
कोई कंपनी है, उसकी सब्सिडायरी कंपनी है, जैसे मान लो एक बड़ी कंपनी है, रिलायंस कंपनी है कोई, रिलायंस के अंदर कोई छोटी कंपनी है। अब ये छोटी कंपनी है जो मान लो सी कंपनी है, ये लोन लेना चाहती है बैंक से। अब इसके बिहाफ पे रिलायंस कंपनी जो बड़ी कंपनी है, पेरेंट कंपनी, ये उस बैंक को, मान लो एसबीआई है, इसको लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कर देगी। ये कह देगी भाई साहब ये दे दो, मैं इसको जानता हूँ कंपनी को, ये अच्छा काम कर रही है, ये सी कंपनी है जो मेरी सब्सिडायरी कंपनी है। तो एक तरह से जो एसबीआई है इसको एक अश्योरेंस मिल जाती है, दिलासा मिल जाती है, हाँ चलो हाँ भाई साहब अच्छी कंपनी है, रिलायंस के अंडर है, चलो दे देते हैं। लेकिन कोई लीगल गारंटी नहीं होगी रिलायंस कंपनी की, यानी कि ऐसा नहीं है सी कंपनी अगर लोन ना दे तो रिलायंस भरेगी, ऐसा नहीं है, रिलायंस नहीं भरेगी उसको, सिर्फ मॉरल गारंटी है, लीगल गारंटी नहीं है, ये याद रखना है। लीगल गारंटी समझ गए कि उसे तब भरना ही हो कि ये भाई साहब कानून में आ गया कि उसे अगर सी कंपनी लोन नहीं देगी तो ये भरेगी, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ मॉरल गारंटी है, यानी कि नैतिकता के आधार पे सिर्फ गारंटी देती है दूसरी कंपनी या दूसरी थर्ड पार्टी हो सकती है, या कंपनी के कोई स्टेक होल्डर हो सकते हैं जो जिन्होंने शेयर लिया हुआ है कंपनी का, वो भी गारंटी दे सकते हैं, वो भी इशू कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी होल्डिंग कंपनी एलओसी जारी कर सकती है, लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करती है अपनी सब्सिडायरी कंपनी के बिहाफ पे, या गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है किसी पीएसयू के लिए। कोई पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो लोन लेना चाहती है, लेकिन बैंक डाउट में कि इसको लोन दूं या ना दूं, तो गवर्नमेंट उसके बिहाफ में लेटर ऑफ कंफर्ट बैंक को जारी कर सकती है। तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता, याद रखना है, ये वर्ड बहुत बार पूछा जाता है प्रीलिम्स में यूपीएससी द्वारा कि लेटर ऑफ कंफर्ट लीगली बाइंडिंग है या नहीं। देखो बाध्यकारी नहीं है, लीगली कोई कानूनन बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ क्या है, ये मॉरल गारंटी एक तरह से, बस आपको याद रखना है, मॉरल गारंटी है। इसमें सिर्फ अश्योरेंस मिलती है लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को कि हाँ भाई पेरेंट कंपनी जानती है तो क्रेडिट फैसिलिटी दे दी जाए इसको। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी जो लैंडिंग कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए दिलासा मिल जाती है, वो भी कंफर्ट हो जाता है कि हाँ इसको मनी लैंड कर सकते हैं। तो बस मॉरल ऑब्लिगेशन है ये बोरोअर के लिए, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये याद रखना। इसमें कोई भी बैंक, एनबीएफसी ये इशू कर सकता है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट इशू कर सकती है, कंपनी इशू कर सकती है लेटर ऑफ कंफर्ट को किसी के बिहाफ के लिए, बैंक इशू कर सकता है एनबीएफसी या कोई ऑडिटर कर सकता है। तो एक तरह से जब इशू की जाती है और मान लो बैंक उस कंपनी को लोन देगा, तो इन बैंक और कंपनी के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन होगी कि किस आधार पे ट्रांजैक्शन होगी, किस तरह से आप लोन चुकाओगे, उनके बीच में ही होगी। जो थर्ड पार्टी है जिसने गारंटी दी है एक तरह से लेटर ऑफ कंफर्ट की, लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया है, तो उसकी कोई भी गारंटी है नहीं, लीगल गारंटी कि लीगली बाइंडिंग नहीं है कि वो लोन चुकाएगा। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है जील इंडिया। जील इंडिया रिसेंटली न्यूज में है, और आप कह सकते हो ये देखो, अभी आप सब जानते हो कि हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप। तो एक नया कॉन्टिनेंट मिला है जील इंडिया। वैसे तो ये देखो 1642 में 1642 में ही खोज लिया था, रिकॉर्ड किया था। एक डच बिजनेसमैन थे और सेलर थे, डच बिजनेसमैन और सेलर। डच कंट्री को बोलते हैं, और बिजनेसमैन आप जानते हो, सेलर मतलब समुद्री यात्रा करने वाले आदमी को सेलर बोलते हैं, और उनका नाम था अबेल तासमैन। तो इन्होंने पहली बार रिकॉर्ड किया था कि एक कॉन्टिनेंट और है, जितने कॉन्टिनेंट को आप जानते हो उनके अलावा एक कॉन्टिनेंट और है। अभी कितने कॉन्टिनेंट है आप जानते हो? 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप। तो ये 8वां कब खोजा था? 1642 में। लेकिन और सही जानकारी नहीं जुटा पाए थे इसके बारे में। जब ये डच जो बिजनेसमैन है अबेल तासमैन, इन्होंने खोजा था, तो इसको कहा था कि ये ग्रेट सदर्न कॉन्टिनेंट है या टेरा ऑस्ट्रालिस है, या जील इंडिया का नाम दिया अभी जो ये साइंटिस्ट ने खोजा है मिसिंग कॉन्टिनेंट। तो ये जील इंडिया कहाँ पे, इसकी लोकेशन जाननी है आपको। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस में किस तरह से पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी के पेपर में पूछा जा सकता है कि किस तरह से ये बना, किस तरह से बना, और ये किस तरह से बना। देखो इसमें जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना, वो यूज की जा सकती है। आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर था एक आदमी, अल्फ्रेड वेगनर, ज्योग्राफर अल्फ्रेड वेगनर, इसने दी थी। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा इसके बारे में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में।
देखो इसने कहा था एल्फ्रेड वेगनर ने कि करोड़ों साल पहले ये जो अभी कॉन्टिनेंट है ना, ये बटे हुए हैं 7 कॉन्टिनेंट, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ये आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जो ये 7 महाद्वीप हैं, ये अलग अलग नहीं हुआ करते थे। करोड़ों साल पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था और उस कॉन्टिनेंट का नाम दिया सुपर कॉन्टिनेंट, और बेसिकली नाम दिया अल्फ्रेड वेगनर ने पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। तो ये सुपर कॉन्टिनेंट था एक ही। तो फिर कहा कि कुछ लोगों ने पूछा कि भाई साहब चलो मान लिया एक था, फिर अलग कैसे हुए ये? अलग होने का कारण उन्होंने बताया 2 फोर्स। एक तो फोर्स थी आपकी टाइडल फोर्स, जो अर्थ और मून के बीच में लग रही है, टाइडल फोर्स, और एक थी ग्रेविटेशनल फोर्स। 2 फोर्स के बारे में इसने बताया, इन फोर्स की वजह से ये अलग हुआ। देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और ये कॉन्टिनेंट कैसे बने, प्लेट कैसे बनी, प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो टेक्टोनिक प्लेट्स का ना एक लेक्चर बना हुआ है ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में, पूरा डिटेल में आप वहाँ पे देखना, मैं सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको। तो डिटेल में देखना तो उस लेक्चर में देखो, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में लेक्चर मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे देखना। तो फिर देखो करोड़ों साल पहले एक पेंजिया नाम का कॉन्टिनेंट था, फिर ये अलग हुआ, कुछ करोड़ों साल बाद ये टूट गया 2 फोर्स की वजह से। तो 2 इसमें से 2 कॉन्टिनेंट बन गए फिर। एक जो नॉर्थ वाला है ये बन गया लॉरेंसिया, लॉरेंसिया या इसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं, और साउथ वाला है ये बन गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इससे आगे क्या बना वो आप उस लेक्चर में देखना। मेरे लिए इस लेक्चर में सिर्फ गोंडवाना लैंड आपको बताना जरूरी था। देखो दोबारा दोबारा मैं हर चीज़ को बताऊंगा तो लेक्चर भाई साहब 1 डेढ़ 2 घंटे तक का हो जाएगा। तो ऑलरेडी जिसके बारे में लेक्चर बना हुआ है वो आप देखो, और अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो भी आपको पता होगा। तो गोंडवाना जो लैंड है, जो सदर्न पार्ट था उस कॉन्टिनेंट का, इसी का पार्ट हुआ करता था जीलैंडिया। ये देखो कुछ इस तरह का दिखता है पानी में, इस तरह का। कहाँ पे है लोकेशन देखो आप इसकी, ये देखो साउथ पैसिफिक ओशन में है। ये मोस्टली पार्ट इसका सबमर्ज है, ये लॉन्ग नैरो माइक्रो कॉन्टिनेंट है, छोटा कॉन्टिनेंट है। जो जीलैंडिया, इसका नाम देखो जीलैंडिया भी बोल सकते हैं, या फिर ये इसे मैं इरेज कर लेता हूँ पहले, इरेज हो जाओ भाई। ये देखो हाँ, जीलैंडिया या फिर टी रियू मोई, टी रियू मोई। देखो इसका मौरी लैंग्वेज में नाम है, माउरी या मौरी, माउरी बोल सकते हो आप माउरी लैंग्वेज में, या सिर्फ आप जीलैंडिया आप याद रखो। वैसे ये भी पूछा जा सकता है टी रियुआ माउई। तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था पहले। तो गोंडवाना जो पार्ट पेंजिया से टूटे थे 2, एक नॉर्थ वाला पार्ट लॉरेंसिया और एक आपका गोंडवाना साउथ वाला। फिर ये कुछ करोड़ों साल बाद फिर और टूट गए, फिर उनसे बने ये आपका ऑस्ट्रेलिया बन गया, एशिया बन गया, अफ्रीका, यूरोप। मतलब गोंडवाना से जो बने, जो साउथ में है, देखो ये जो आपकी भूमध्य रेखा है इसके साउथ में, जैसे अफ्रीका है, एशिया का पार्ट, ये इंडिया का पार्ट, ये फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, ये गोंडवाना का पार्ट हुआ करते थे। धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा खिसकते गए, और अभी भी आपको पता है जो ये यूरेशियन है, यूरेशियन प्लेट, ये यूरोपियन प्लेट की तरफ जा रही है, यूरोपियन प्लेट की तरफ जा रही है। उस देखो टेक्टोनिक प्लेट की लेक्चर में अच्छे से डिटेल में बताया इसको मैंने। तो ये जो सारा पार्ट था, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, सॉरी एशिया, यूरोप तो उसका पार्ट था लॉरेंसिया का। तो ये सब जो थे ये गोंडवाना के पार्ट थे, और इसी का पार्ट था ये जीलैंडिया। तो ये वेस्टर्न अंटार्कटिका से अलग हो गया, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पास है ये, लगभग 500 मिलियन ईयर्स एगो, यानी लगभग 50 करोड़ साल पहले की बात है जब ये टूटा था। तो फिर गोंडवाना का पार्ट रहा, फिर ये गोंडवाना से भी टूट गया 150 मिलियन ईयर्स एगो पहले, लगभग 10.5 करोड़ साल पहले। तो जीलैंडिया थोड़ा थोड़ा खिसकता गया, और ये पानी के अंदर थोड़ा डूबा हुआ है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। इसका मोस्टली जो पार्ट है वो डूबा हुआ है, और ये लगभग 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के साइज में है। मतलब ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है जितना उसका साइज है, उसका आधा साइज है ये, उससे आधा है, इतना याद रखो। तो 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका, और मोस्टली पार्ट इसका डूबा हुआ है, लगभग 2 किलोमीटर नीचे वाटर के डूबा हुआ है, तो इसलिए किसी को मिलता नहीं है ये।
तो 2 किलोमीटर अंदर साइंटिस्ट इसके गए, देखा, या सोनार के थ्रू, रेडार के थ्रू लाइट गुजारी जाती है, वेज गुजारी जाती है, जिनके थ्रू रिसर्च करते रहते हैं साइंटिस्ट, तो उनके थ्रू खोजा। अब जानते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे है। जो न्यूजीलैंड है ना, उसका नॉर्थ और साउथ आइलैंड है। ये देखो न्यू कैलेडोनिया एक पार्ट है, आइलैंड है। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट जो देख रहे हो आप, ये देखो न्यूजीलैंड, और ये न्यू कैलेडोनिया, ये फ्रांस का आइलैंड है, फ्रांस की टेरिटरी है न्यू कैलेडोनिया। और ये न्यूजीलैंड देश आप जानते हो, इनके बीच में कहीं पे, न्यूजीलैंड के नॉर्थ में, न्यू कैलेडोनिया के साउथ में, यहाँ पे ये कहीं लोकेटेड है, किसमें, साउथ पैसिफिक ओशन में। तो वाटर के अंदर है, 2 किलोमीटर नीचे है ये, वाटर के ऊपर नहीं है। लेकिन ये इस तरह की सरफेस, जो प्लेन सरफेस लैंड है, जो अभी खोजी गई है। थोड़ा प्लेन भी होगा, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ भी होगा, लेकिन कॉन्टिनेंट है, इतना याद रखना है आपको। यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है झरनी योजन पोर्टल। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए जीएस पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है और 3 में भी। देखो झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है झरनी योजन पोर्टल। किस लिए? ताकि जो लोकल कम्युनिटी है झारखंड में, लोकल पीपल है वहाँ के, उनको प्राइवेट सेक्टर में 75% तक जॉब दिलाई जा सके। यानी कि जितनी जॉब प्राइवेट सेक्टर देता है, कुछ सर्टेन क्राइटेरिया रखा है कि इतनी सैलरी तक 75% जॉब झारखंड के लोगों को ही दी जाएगी, बाहर के लोगों को नहीं दी जाएगी। जो कंपनी झारखंड में है, प्राइवेट कंपनी। पोर्टल क्या क्या कहता है, और देखो जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनको रजिस्टर कराना है इस पोर्टल पे, और फिर वो इसको मानेंगे। एक एक्ट पास किया था झारखंड गवर्नमेंट ने, झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन प्राइवेट सेक्टर एक्ट 2021 में। इसके तहत वहाँ के लोकल पीपल को प्राइवेट सेक्टर में 75% तक जॉब लोकल पीपल को देनी है, जिनकी सैलरी 40,000 तक है। मतलब ऐसी जॉब जिनकी सैलरी 40,000 तक है, उनमें 75% लोग झारखंड के ही होंगे। बाकी का 25% आप बाहर से रिक्रूट कर सकते हो, भर्ती कर सकते हो बाहर से 25%। लेकिन जिनकी ऐसी जॉब जिनकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा है, उनमें आप भले ही बाहर से 100% हायर कर लो सारे के सारे आदमी, लेकिन 40,000 तक सैलरी जिस जॉब की है, उस जॉब में 75% लोग झारखंड के ही होंगे। ऐसी कंडीशन है ये। तो ये सारे जो प्राइवेट सेक्टर है सब पे अप्लाई होगा। जो भी प्राइवेट सेक्टर में 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, उन पे सब में अप्लाई होगा ये। लेकिन कुछ परेशानियां हैं, जैसे आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना हो तो उसमें कुछ परेशानियां लिखनी होती हैं कि क्या क्या कंसर्न है, परेशानियां हैं इस एक्ट से या इस पोर्टल से। ये कंसर्न है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक केस है, जजमेंट है 1984 का। जजमेंट का नाम है डॉक्टर प्रदीप जैन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो जो सन्स ऑफ सॉइल का जो ओपिनियन है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सन्स ऑफ सॉइल का मतलब है कि जहाँ के लोग हैं उन लोगों के लिए ही वो रहे सारी जॉब या सारी फैसिलिटी, तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर मान लो झारखंड के लोगों के लिए झारखंड की जॉब रहे, तो भाई साहब झारखंड के लोग जो बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, तो मान लो जैसे तमिलनाडु में गए, केरल में गए या हरियाणा पंजाब में गए, तो वहाँ की गवर्नमेंट फिर इनके साथ भी तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, भगा सकती है इन्होंने वहाँ से। तो ये एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, प्रोटेस्ट हो सकते हैं, बहुत सारे इसके नुकसान हो सकते हैं ना। तो सन्स ऑफ सॉइल का जो ओपिनियन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के जजमेंट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, असंवैधानिक बताया। नेक्स्ट एक जजमेंट है 1995 का। सुप्रीम कोर्ट ने सुनंदा रेड्डी केस में कहा कि देखो इसमें ना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने तेलुगु के लिए, क्योंकि वहाँ पे तेलुगु भाषा है, तो एक पॉलिसी बनाई कि जो तेलुगु कैंडिडेट हैं उनके लिए 5% एक्स्ट्रा वेटेज दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट जॉब में। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया, ख़त्म कर दिया कि ये गलत है, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तेलुगु भाषा के आधार पे आप किसी को एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दोगे कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट है ये फंडामेंटल जो राइट है हमारा, आर्टिकल 19(1) सब क्लाउज जी के अंदर, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज जी के अंदर जो राइट है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस, राइट टू फ्रीडम ऑफ बिजनेस, यानी कि हम ऑल इंडिया में कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। इसका भी वॉयलेट करता है, ये वॉयलेशन करता है। क्योंकि अब कोई मान लो कंपनी है, झारखंड में जाके प्राइवेट कंपनी खोल रखी है, वो कहीं पे भी बिजनेस कर सकती है, लेकिन उसको तो रोका जा रहा है ना, कि गवर्नमेंट ने पास कर दिया, झारखंड गवर्नमेंट ने एक्ट, कि आप 75% जॉब
किसको दोगे? झारखंड के लोगों को। तो फिर कंपनी भी क्यों चाहेगी मैं वहाँ पे खोलूँ? ऐसी जगह पे कंपनी खोलेगी ना वो कि जहाँ पे उसे फैसिलिटी अच्छी मिले, ऐसी कोई कंडीशन ना हो। तो झारखंड से हो सकता है कंपनी वापस आने लगे, तो ये भी नुकसान हो सकता है। और हमारा जो ये फ्रीडम ऑफ बिजनेस है इसको तो वायलेट करता ही है ये। नेक्स्ट ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट क्या है, इसमें कोई भी एक्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे ऐसा कुछ। तो इस तरह की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं, तो उनके भी अगेंस्ट एक तरह से। नेक्स्ट टॉपिक है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। 1961 की एक कन्वेंशन है। वियना कन्वेंशन क्या है इसके बारे में जानना, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी, जीएस पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है, 2 में भी। देखो आप सबको पता है अभी जो खालिस्तानी प्रोटेस्ट चल रही हैं वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी, कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। खालिस्तान तो आप जानते हो क्या है? देखो खालिस्तान 2 वर्ड से मिलकर बना है, खालसा और इस्तान। खालसा का मतलब प्योर लैंड। ये देखो सिख कम्युनिटी में 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा का डॉक्ट्रिन दिया उस टाइम पे मुगल से लड़ने के लिए। मुगलों का राज था उस टाइम पे, तो इन्होंने अपनी लैंड को बचाने के लिए, अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए खालसा डॉक्ट्रिन दिया कि प्योर लैंड। और खालसा नाम से एक आर्मी भी बनाई, खालसा नाम से। तो यही वर्ड लिया जो ऐसे आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले कुछ एलिमेंट थे, मतलब लोग थे, वो चाहते थे कि हमारे लिए, कि पंजाबी स्पीकिंग पीपल के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए अलग से एक देश हो, जिसका नाम रखा खालिस्तान, मतलब खालसा की लैंड, प्योर लैंड। तो ये वर्ड आया वहाँ से निकल के। तो ये जो लोग हैं सिख कम्युनिटी के कुछ लोग, सारे लोग नहीं, कुछ लोग, वो डिमांड करते हैं खालिस्तान की, हमारा अलग से देश बने, पंजाब अलग से कंट्री हो, देश हो। अभी कुछ दिनों पहले से ही ये चल रही है प्रोटेस्ट। एक पंजाब दे वारिस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, पंजाब दे वारिस, PU है, पंजाब दे वारिस। इसके जो अभी प्रेसिडेंट है वो अमृतपाल सिंह, सुना ही होगा, जिसके पीछे अभी पंजाब पुलिस भाग रही है, अरेस्ट करने के लिए छुपा कर घूम रहा है जो अमृतपाल। इसने फिर से ये खालिस्तान की डिमांड को एक तरह से बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो इसको पकड़ने के लिए ढूंढ रही है पंजाब पुलिस, इसकी वजह से ये न्यूज में आया। और इसको पकड़ने से के लिए घूम रही है पुलिस। तो लंदन में जो लोग रहते हैं, यूनाइटेड किंगडम में लंदन में जो लोग रहते हैं सिख कम्युनिटी के, उन्होंने भी लंदन में प्रोटेस्ट कर दिया। और लंदन में जो हमारी इंडिया की हाई कमीशन है, जिसे एम्बेसडर भी बोलते हैं, हाई कमीशन, जैसे आप IFS लेते हो, अगर इंडियन फॉरेन सर्विस में जाते हो तो आप फिर एम्बेसडर बन सकते हो, इंडिया की तरफ से किसी देश में भेजा जा सकता है आपको। तो जो हाई कमीशन है, एम्बेसडर है, उसके ऑफिस पे जो इंडियन फ्लैग लगा हुआ था, भारतीय झंडा, उसको गिरा दिया इन प्रोटेस्टर ने, जो प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर थे। प्रो खालिस्तानी का मतलब खालिस्तान को जो समर्थन करते हैं, प्रोटेस्टर मतलब विद्रोही, जो विद्रोह कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने वहाँ पे झंडे को गिरा दिया। अब फिर हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, उन्होंने याद दिलाया यूके गवर्नमेंट को वियना कन्वेंशन कि भाई साहब देखो, वियना कन्वेंशन के तहत आपको हाई कमीशन को बचाना है। तो ये हाई कमिश्नर जो एम्बेसडर है, इसको बचाने की एक ट्रीटी है, संधि है, कन्वेंशन है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। 24 अप्रैल 1964 में ये लागू हो गई थी। 1961 में साइन के लिए रखा गया था और 64 से लागू हो गई थी। ये यूनिवर्सली ट्रीटी समझी जाती है एक तरह से। सिर्फ इसमें 2 कंट्री को छोड़ के, एक साउथ सुडान अफ्रीका में और पालाऊ या साउथ सुडान, 2 कंट्री हैं। इन 2 कंट्री को छोड़ के सब ने इसको माना, रेटिफाइड कर दिया, सब ने अपनी पार्लियामेंट में रेटिफाइड कर दिया। यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में, किसी भी देश का हाई कमिश्नर है, हाई कमीशन है, एम्बेसडर है, उसकी जिम्मेदारी होती है उसको बचाना, चाहे वहाँ पे सिविल वार हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही देखो, जैसे मान लो इंडिया में US का एम्बेसडर है, हाई कमीशन है, ऑफिस बने हुए हैं। जैसे देखो आपको वीज़ा लेना है अमेरिका जाने का, तो आप अमेरिका को तो जाओगे नहीं, हाई कमीशन जो बने हुए होते हैं या एम्बेसडर के ऑफिस जो बने हुए होते हैं, वहाँ पे आप जाके अप्लाई करते हो। पहले आपको जाना पड़ता था, अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक बार फिर भी वेरिफिकेशन के लिए जाना ही पड़ता है। तो इनका काम बहुत सारा होता है। मान लो इंडिया की तरफ से कुछ कहना हो, कुछ डॉक्यूमेंट पेश करने हो, तो हाई कमिश्नर देता है, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करता है। तुरंत तो नहीं जा सकता ना कोई भी आदमी वहाँ पे इंडिया से रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उस टाइम पे हाई कमीशन या एम्बेसडर करते हैं। किसी देश में देखो, जो भी कॉमनवेल्थ कंट्री हैं
कॉमनवेल्थ कौन सी कंट्री है? कॉमनवेल्थ वो कंट्री है जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गुलाम बनाया था। ब्रिटिश, इंडिया भी गुलाम था, तो वहां पे एम्बेसडर को हाई कमीशन के नाम से जानते हैं, हाई कमीशन। और बाकी की जो कंट्री है वहां पे एम्बेसडर बोलते हैं, है एक ही बात। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इस ट्रीटी के तहत सारी एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस, टर्मिनेशन डिप्लोमेटिक रिलेशन का इस ट्रीटी के तहत होता है। और कोई भी भले ही मान लो आतंकवादी हमला हो किसी देश पे, तो आतंकवादी हमले से भी पूरी बचाने की गारंटी उस देश की होती है। जैसे इंडिया का हाई कमीशन बना हुआ है यूके में, तो सारी कंट्री चाहे तहस महस हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, आतंकवादी जो पूरी कंट्री पे चाहे कर दे हमला, लेकिन जो यूके की गवर्नमेंट है यूनाइटेड किंगडम की, वो हाई कमिश्नर को किसी भी हालत में बचाएगी इस ट्रीटी के तहत। और ऐसी सारी कंट्री बचाती हैं अपने देश में दूसरे के हाई कमिश्नर को या एम्बेसडर को। सारे के सारे जो प्रिविलेजेस हैं उनके, डिप्लोमेट्स, रिलेशनशिप हैं, फंक्शन है, बिना फियर के, बिना कोर्सन के, बिना हैरासमेंट के, कोर्सन का मतलब कोई फोर्स के बिना, बिना सताए किसी कंट्री में अपना सारा डिप्लोमेटिक काम करते रहते हैं वो। तो ये एक तरह से इनवॉयलेबिलिटी का कंसेप्ट को अफर्म करती है डिप्लोमेटिक मिशन में। आर्टिकल 22 एक इस कन्वेंशन का ये डील्स करता है कि मिशन की जितने भी प्रीमाइसिस हैं, यानी कि जो हाई कमीशन बना हुआ है, हाई कमीशन मिशन या हाई कमीशन बोल सकते हैं, जितने में भी उसका घर बना हुआ है, जितनी भी वो टेरिटरी है, वो एक तरह से ये मान लो इंडियन टेरिटरी मानी जाएगी यूके में। और इसकी सारी ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी बचाने की यूके की होगी। ऐसे सारे देश में जिसकी भी बनी हुई है उसकी जिम्मेदारी होगी उसे प्रोटेक्ट करने की, ताकि कोई भी उसे डैमेज ना कर सके। तो ये है वियना कन्वेंशन, 1961 की साइन की गई थी, 1961 में पेश की गई थी और लागू हो गई थी 1964 में। तो यही इसके बारे में याद रखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है लेकेज एंजाइम। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। एंजाइम तो जानते हो आप, एंजाइम देखो सबकी बॉडी में पाए जाते हैं, ह्यूमन हो एनिमल हो। ये हमारी बॉडी में रिएक्शन को ना स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, रिएक्शन को बढ़ाते हैं एक तरह से, कोई भी रिएक्शन है। तो ये लेकेज नाम का जो एंजाइम है अभी ये मिला है, ये क्या काम करता है? देखो जो फंजाई होती है या फंगी बोल सकते हो, फंगी बहुत सारे मजाक में बोल देते हैं फंगी, बस याद रख लो क्या है फंगी, पता है आपको, फफूंद बोलते हैं हिंदी में, फफूंद। और देखो सारी फफूंद है जो वो हानिकारक भी नहीं होती और सारी फफूंद बेनिफिशियल भी नहीं होती। कुछ फफूंद हमारे लिए लाभदायक होती हैं, कुछ हानिकारक होती हैं, मतलब बेनिफिशियल और हार्मफुल होती हैं फंगी। तो इसलिए बता रहा हूँ, देखो प्रीलिम्स में कई बार ऐसी स्टेटमेंट दे के पूछ लिया जाता है फंगी, बैक्टीरिया या वायरस या फिर आपका पैरासाइट के बारे में कि सारी की सारी ऑल द फंगीज आर हार्मफुल या ऑल द फंगीज आर बेनिफिशियल। तो ऐसी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट में आती हैं। तो ये आप ध्यान में रखना प्रीलिम्स देने से पहले और देने के दौरान। तो जो फंगी है ये जो नुकसान पहुंचाती हैं, और देखो एक तरह से जो ये लेकेज है एंजाइम, लेकेज एंजाइम, ये भी एक फंगी का ग्रुप है जिससे जनरेट हुआ है। और देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, हजार्डस केमिकल निकलते हैं, वो क्या करते हैं पानी को दूषित करते हैं, पानी को पॉल्यूटेड कर देते हैं। तो जो इसमें जो इम्प्योरिटी होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो निकलती है, जो क्लॉथ की डाइंग की जाती है, वाटर बॉडीज में फिर चला जाता है वो पानी, तो उस पानी को हजार्डस जो ऑर्गेनिक डाइज है इसके मॉलिक्यूल को ख़त्म करने का काम करता है ये लेकेज एंजाइम। यानी कि एक तरह से ये क्या काम करेगा, प्योरीफाई करेगा, इन्वायरमेंट को ग्रीन करेगा, यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा लेकेज एंजाइम। पानी को ये ट्रीट कर सकता है, सही कर सकता है जो पॉल्यूटेड वाटर है। एक होता है एंजाइम प्रोमिस्क्यूटी, इसका क्या मतलब है? ये प्रोमिस्क्यूटी का मतलब होता है कि एंजाइम की कैपेबिलिटी कि मान लो एक एंजाइम पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बना है, लेकिन वो जिस रिएक्शन के लिए बना है उस रिएक्शन के अलावा भी कोई रिएक्शन कर दे तो उसे बोलते हैं प्रोमिस्क्यूटी। तो एंजाइम प्रोमिस्क्यूटी है जो इस लेकेज में भी एंजाइम प्रोमिस्क्यूटी पाई जाती है, यानी कि जिस रिएक्शन के लिए बना है उसके अलावा भी ये बहुत सारी रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है और पानी, पॉल्यूटेड वाटर को साफ कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है 4D प्रिंटिंग। अब तक आपने 3D प्रिंटिंग के बारे में सुना होगा। 4D प्रिंटिंग क्या है? देखो D का मतलब है डायमेंशन, जैसे 1D बोलेंगे वन डायमेंशनल प्लेस। क्या है वन डायमेंशनल? देखो जैसे ये एक लाइन खींच दी, ये वन डायमेंशनल है, एक ही डायमेंशन है इसकी। 2D क्या होगा? सरफेस। 2D का मतलब जैसे ये मैंने कोई प्लेट है आपके घर में, मान लो कोई प्लेट है, खाने की प्लेट, अब उसकी दो साइड दिख रही हैं आपको, समझे? तो 2D हो गया। अब अगर मान लो 3D की बात करें, 3D डायमेंशनल,
3D डायमेंशनल मान लो कोई मैच बॉक्स है, यानी कि माचिस है कोई, मान लो माचिस या कोई ऐसा डिब्बा दिखाई दे रहा है, 3 साइड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 1 2 3, तो ये क्या होगा 3 डायमेंशनल। और 4 डायमेंशनल क्या हो गया, ये 3 साइड तो दिख ही रही है, अगर इसके ऊपर जैसे मान लो ये इसके ऊपर एक कोन और बना दी जाए, जैसे इस इमेज में दिखाई दे रहा है आपको, ये ऊपर जो कोन बनी हुई है, तो ये हो गया 4 डायमेंशनल। तो ये 4 डायमेंशनल है जो, या 4D प्रिंटिंग कहाँ कहाँ पे काम आ सकती है और किस तरह से इसको बनाया जा सकता है और 3D से किस तरह से अलग है, ये सब कुछ जानेंगे इसमें। 3D प्रिंटिंग और 4D प्रिंटिंग में डिफरेंस समझते हैं। डेफिनेशन क्या है 3D की, देखो 3D क्या है, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है जिससे इसको बनाया जाता है प्रोसेस करके, डिजिटल मॉडल से बनाया जा सकता है 3 डायमेंशनल मटेरियल को यूज करके। और 4D प्रिंटिंग में क्या करते हैं, ये देखो ऐसा है, इसमें क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट तो बनाया जाता है लेकिन ये ना फिक्स नहीं रहता। जैसे 3D प्रिंटिंग में एक कोई ऑब्जेक्ट बना दिया 3 डायमेंशनल, वो फिक्स है, जैसा बनाया ऐसे ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या है 4D में, ये चेंज होती रहती है, इसकी शेप और प्रॉपर्टी ओवर द टाइम, इसकी प्रॉपर्टी और शेप चेंज होती रहती है। किस तरह से, जैसे मान लो कोई शू है, जूता बना दिया, कोई जूता जिसे आप पहनते हो, जूता बना दिया, शू की बात कर रहे हैं हम। अब ये क्या है, ओवर द टाइम जैसे किसी आदमी ने पहना, अब उसके पैर के हिसाब से इसका साइज़ फिक्स हो जाएगा, दूसरे ने पहना उसका साइज़ उसके हिसाब से थोड़ा फिक्स होता चला जाएगा ओवर द टाइम। तो इस तरह की मटेरियल से बनाया जाए जो शेप और अपनी प्रॉपर्टी समय पे चेंज कर ले समय के हिसाब से, उसी को बोलेंगे 4D प्रिंटिंग। समझ रहे हो। इसका जो डिज़ाइन का प्रॉपर्टी है, देखो डिज़ाइन चेंज नहीं होता और इसका डिज़ाइन में देखो कलर शेप फंक्शन चेंज होते रहते हैं। मटेरियल कौन सा यूज होता है 3D में, इसमें मेटल या अलॉयज या नैनो मटेरियल, थर्मोप्लास्टिक, बायोमटेरियल, जेल्स, ये यूज होते हैं 3D प्रिंटिंग को बनाने में। और इसमें शेप मेमोरी पॉलीमर, यानी कि जो ऐसी मेमोरी होती है उसमें मटेरियल में जो याद रखता है कि अगर मान लो मुझे शेप चेंज करनी है तो चेंज कर लूँ, यानी कि स्मार्ट मटेरियल यूज होता है। प्रोग्रामेबल मटेरियल, जिसे प्रोग्राम आगे किया जा सकता है, सेल्फ असेंबल्ड मटेरियल, अपने आप ही अपना आकार बदल ले, ऐसा मटेरियल यूज होता है इसमें। फंक्शनलिटी क्या होती है, ये देखो ऑब्जेक्ट है जो स्टैटिक होता है, ये समय के साथ चेंज नहीं होता, लेकिन ये समय के साथ चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसमें। ये देखो कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है एप्लीकेशन। जो 3D है ये प्रोटोटाइपिंग या मैन्युफैक्चरिंग या कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज हो सकता है। जो 4D प्रिंटिंग है देखो कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकता है, मान लो कोई बिल्डिंग में दरार पड़ गई तो ओवर द टाइम ऐसा मटेरियल यूज होगा कि ओवर द टाइम अपने आप दरार है जो फिसर है वो अपने आप भर जाए। मेडिसिन में यूज हो सकता है, ड्रग क्रिएट करने में, फैशन में, शूज़ वगैरह में यूज हो सकता है बेटर कंफर्ट देने के लिए। तो इस तरह से का इसका यूज हो सकता है। अच्छा ये तो टॉपिक थे। अब कुछ टॉपिक ऐसे थे जो रिसेंटली भी न्यूज में थे, वो कुछ टॉपिक, या फिर जो ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले साल 2022 में न्यूज में रहे हैं, वो टॉपिक जान लेते हैं अभी हम। और ऐसे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क थे जो न्यूज में थे, या कुछ बीच थी जो न्यूज में थी, उनके बारे में जानेंगे। एक अलग से पेज ले लेते हैं। ये देखो एक प्रोजेक्ट है वनीकरण प्रोजेक्ट, ये वनीकरण प्रोजेक्ट एक न्यूज में था। ये क्या है और किसका है वनीकरण प्रोजेक्ट, ये देखो केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, केरल की बात कर रहे हैं हम, केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। इसका काम क्या है, इसमें देखो ये है जो इन्वेसिव प्लांट होते हैं ना, इन्वेसिव प्लांट, उनको उखाड़ फेंकना है, उनको ख़त्म करना है। इन्वेसिव प्लांट कैसे होते हैं, देखो ये कहीं के मूल निवासी जहाँ पे लगाए, जैसे हमारे इंडिया में लगाए गए, हमारे इंडिया के नेटिव नहीं है, मूल निवासी नहीं है, कहीं बाहर से लाए हैं, कहीं और देश के मूल निवासी हैं, लेकिन इन्हें जब इंडिया में लगाया गया तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचाते हैं ये। मान लो ऐसा पेड़ लगा दिया, सारा का सारा न्यूट्रिएंट सॉइल से यही खींच लें, बाकी पेड़ पौधों के लिए ना छोड़ें, सारे के सारा जो पानी है यही खींच लें और बाकी के लिए ना छोड़ें, तो ऐसे प्लांट को इन्वेसिव प्लांट बोलते हैं। तो इन इन्वेसिव प्लांट को उखाड़ फेंकना है और एफॉरेस्टेशन, नए नए प्लांट लगाने और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है इस वनीकरण प्रोजेक्ट में। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, याद रखना है। नेक्स्ट एक टॉपिक है वुहान डिक्लेरेशन। वुहान एक चाइना में सिटी है जहां से कोरोना वायरस निकला था पहली बार। तो ये वुहान डिक्लेरेशन क्या है, यहाँ पे एक घोषणा पत्र जारी किया था, वुहान में एक मीटिंग हुई थी। कौन सी मीटिंग, रामसार कन्वेंशन की मीटिंग हुई थी। रामसार कन्वेंशन आप जाते हो, रामसार कन्वेंशन क्या है, ये देखो रामसार कन्वेंशन 1971 में हुई थी। रामसार ईरान में एक सिटी है, ये देखो यहाँ पे
इंडिया देख रहे हो, यहाँ पे ईरान, ईरान में एक सिटी है, शहर, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुई थी 1971 में। तो वहाँ से ये रामसार कन्वेंशन से एक ट्रीटी हुई, संधि हुई, जिससे ये रामसार कन्वेंशन निकल के आई और 1975 से लागू हो गई। इसके अंदर जो वेटलैंड है उनको बचाना था। आर्द्र भूमि है जो, ऐसी भूमि जिस पे सालों साल पानी भरा हुआ हो या सीजनल में किसी सीजन में पानी भरा हुआ, उसको वेटलैंड बोलते हैं। लेक हो सकती है, झील, या कोई भी रिवर हो सकती है, या कोई तालाब हो सकता है, तो उसको बचाना था। रामसार कन्वेंशन की मीटिंग हुई थी 14, जिसका नाम है कॉफ 14, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14। कहाँ पे हुई थी? वुहान सिटी में। तो वहाँ ये डिक्लेरेशन जारी की गई, वुहान डिक्लेरेशन। तो इसका काम क्या है? इसका काम यही है, जो वेटलैंड है पूरे वर्ल्ड वाइड, उनका कंजर्वेशन करना है, रीस्टोर करना है, अगर कोई खत्म होते जा रहा है उसको रीस्टोर करना है, मैनेजमेंट करना है, सस्टेनेबल यूज हो वेटलैंड का। तो वेटलैंड से रिलेटेड है वुहान डिक्लेरेशन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक टर्म है, जैसे देखो पिछले साल पूछा था ग्रीन वॉशिंग क्या है। ग्रीन वॉशिंग, इसके बारे में हमने अलग से डिटेल में पढ़ा है, ये करंट अफेयर के लेक्चर में। ग्रीन वॉशिंग क्या है? जब कोई कंपनी मिसलीडिंग करे कि वो इन्वायरमेंट के लिए कदम उठा रही है लेकिन वो कदम उठा नहीं रही है, तो उसे बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। एक टर्म और न्यूज में इस तरह की, क्राइमेस। क्राइमेस एक टर्म है, ये क्या है? ये देखो एक मेथड है जिसके जरिए जो कोरल का लार्वा है, कोरल क्या होते हैं? ये एनिमल है, मैरीन एनिमल, समुद्र में पाए जाने वाले एनिमल, जिनकी वजह से कोरल रीफ बनती है। इसे पोलिप भी बोल सकते हैं, पोलिप। पोलिप एक एनिमल का ही नाम है, पोलिप या कोरल। जब ये मरने के बाद या इकट्ठा हो जाएं बहुत सारे, तो कोरल रीफ बन जाती है, मतलब कोरल की पहाड़ी। तो जो कोरल का लार्वा है, कोरल का लार्वा, जिसकी वजह से कोरल, नए नए कोरल बनते रहते हैं, ये मैरीन एनिमल। तो इन कोरल लार्वा को फ्रीज किया जाएगा, फ्रीज और स्टोर किया जाएगा। इसी मेथड को बोलते हैं क्राइमेस। तो क्राइमेस क्या हो गया? कोरल लार्वा को फ्रीज करना, ठंडा करना और उसे स्टोर करके रखना, ताकि जो कोरल जहाँ से ख़त्म हो जाए और कोरल डेवलप की जा सके। तो ऐसे मेथड को क्राइमेस बोलते हैं। और देखो कोरल रीफ को बचाने के लिए एक मेथड और है, बायोरॉक। ये भी काफ़ी न्यूज में था, हमने गुजरात में इसका एक्सपेरिमेंट किया था इंडिया ने। देखो जहाँ पे भी हमने का वर्ड है, समझ लो कि इंडिया की बात हो रही है। तो बायोरॉक मेथड क्या है? कि कोरल रीफ को रिस्टोर करना। और बायोरॉक जो मेथड है, टेक्नोलॉजी है, इसको मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी। ये था कोरल रीफ को बचाने के लिए। एक है न्यूज में, देखो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्नम, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ये क्यों न्यूज में है? देखो इनको 2022 का चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला है, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2022 का। और चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड क्या है? ये देखो यूनेप ने शुरू किया था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी। इसने ये अवार्ड शुरू किया था। ये अवार्ड देती है अगर कोई मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था या कोई इंडिविजुअल है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम करता है, तो उसको एनुअली अवार्ड देती है। 2005 में शुरू किया था ये अवार्ड, चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड। तो 2022 का अवार्ड किसको मिला? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये याद आपको रखना है। ये अवार्ड क्या, अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए। एक देखो दवाई है, मेडिसिन जो यूज में है, मतलब न्यूज में थी पिछले साल, ये है एसिक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, ACECLOFENAC, एसिक्लोफेनेक। ये क्या है? एक वेटरनरी पेन किलर है। ये वेटरनरी का मतलब पशुओं या पक्षियों को ये पेन किलर दिया जाता है। पेन किलर का मतलब जो दर्द को कम कर दे, दर्द जैसे कहीं पे हो रहा है, सर दर्द या कहीं बॉडी में दर्द, उसके लिए टैबलेट दी जाती हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनको पेन किलर बोलते हैं। तो वेटरनरी जो पेन किलर है ये एसिक्लोफेनेक, ये आपको याद रखना है। इसकी डिमांड की थी इंडिया में बैन करने की, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था हमारे जंगली जानवरों को जिनको ये दिया जाता है, या डायवर्सिटी को भी। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी, सुना बेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुना बेड़ा BEDA SUNABEDA, सुना बेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है? ये देखो उड़ीसा की नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है एक तरह से। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा यहाँ पे लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, और उड़ीसा
में है मेनली, ये नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो जानते हैं ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज है जो न्यूज में रहे थे। ये आप देख सकते हो इस मैप पे, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखो ये लद्दाख में है, काराकोरम या नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में वन्य जीव अभ्यारण्य बोलते हैं, ये लद्दाख में न्यूज में थी। एक है चांगथांग कोल्ड डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लद्दाख में ये न्यूज में थी। एक है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, ये आपको लोकेशन याद रखनी है। सेपा हिजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में, भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में, ये नेशनल चंबल सेंचुरी ये आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर में है मध्य प्रदेश में। दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। एक कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में, तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में कर्नाटक के बॉर्डर पे। एक है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये केरल में है और कर्नाटक तमिलनाडु केरल तीनों के बॉर्डर पे है वायनाड सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है ये, और एक माधव नेशनल पार्क ये आपका मध्य प्रदेश में। डिजर्ट नेशनल पार्क है ये राजस्थान में आपका। रांथाबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान में, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में, और एक ताल छापर ब्लैक बक सेंचुरी ये राजस्थान में है। तो ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो न्यूज में रहते हैं, ये आपको याद रखने हैं। और कुछ बीचेज हैं, बीच समुद्र के किनारे पे जो बीच होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, शॉर्टकट में फी बोलते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बीच जो साफ़ सुथरे हैं, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी अच्छी है, पानी साफ़ सुथरा है, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है, ऐसे बीच को, क्लीन बीच को ब्लू फ्लैग का एक टैग देता है, ब्लू फ्लैग का। तो हमारे इंडिया में ऐसी ब्लू फ्लैग बीच कितनी है जो इस फाउंडेशन ने दी है, जिनको ब्लू फ्लैग का टैग, तो वो जानना है हमें। देखो कितनी है ये जान लेते हैं पहले। ये देखो टोटल 10 हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाम जान लेते हैं। गुजरात में है एक शिवराजपुर बीच, एक घोगाला बीच दीव में है, दमन दीव। एक है आपका पदुबिद्री कासरगोड बीच कर्नाटक में है। एक है आपका थुंडी बीच एंड कदामत बीच, थुंडी बीच एंड काडमत बीच ये लक्षद्वीप में है आपका। ये कापड़ बीच ये है आपका केरल में। एक है कोवलम बीच तमिलनाडु में। ईडन बीच पुडुचेरी में है। एक अंडमान निकोबार में राधानगर बीच। एक ऋषिकोंडा बीच है आंध्र प्रदेश में। गोल्डन बीच है उड़ीसा में। तो ये 10 बीच हैं सिर्फ टोटल, जिनको ब्लू फ्लैग का टैग मिला हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखने बीच कहाँ पे हैं, लोकेशन और कितने बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग मिला हुआ है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है। ये फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन ये देती है, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाए गए हों, और जहाँ पे सस्टेनेबल टूरिज्म सेक्टर हो, उसी को प्रमोट करने के लिए ये दिए जाते हैं टैग। इसमें देखो ये बीच या मैरिन सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर हैं, सस्टेनेबल हो सब, उनको दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है, किन को दिया जाता है, जैसा हमने जाना जो इन्वायरमेंटल एजुकेशनल सेफ्टी एसेसिबिलिटी क्राइटेरिया को लागू करता है उसी को दिया जाता है। ये 4 मेन कैटेगरीज हैं जिन पे ये अवार्ड दिया जाता है ब्लू फ्लैग का। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, वाटर की क्वालिटी देखी जाती है वहाँ पे। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कैसे क्या है, सेफ्टी और सर्विस क्या है। अगर किसी बीच में 4 सर्विस अवेलेबल हैं सही से, तो फिर उसको ब्लू फ्लैग का टैग दे दिया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये देखो कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, डेनमार्क में। और डेनमार्क कहाँ पे ये देख लेते हैं एक बार हम। ये देख लो यहाँ पे, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये यूरोप का मैप में आ जाओ इधर, और यूरोप पे यहाँ देखो जर्मनी से ऊपर है डेनमार्क, यहाँ पे है डेनमार्क। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, यहाँ की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो यही टॉपिक थे आज के।